वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम मैन टू मैन सीरीज का पार्ट 3 देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा कि बेला किडनैप हो गई थी और पार्क उसको बचाने के लिए निकल गया था। तो दोस्तों अब इस पार्ट की शुरुआत में बेला को एक कंटेनर के अंदर कैद करके रखा होता है, पर जब उसे बचाने के लिए पार्क पहुंचता है ना, तो देखता है कि कंटेनर के बगल में कुछ लकड़ी के बॉक्सेस रखे हुए हैं, जिनमें से एक में बॉम्ब रखा हुआ है और विस्फोट होने में 1 मिनट से भी कम का वक्त बचा होता है। अब पार्क खुद को शांत करते हुए उनमें से व्हाइट वायर को कट कर देता है, फिर भी टाइमिंग रुकती नहीं। एंड पार्क के पास वक्त बहुत ही कम होता है, उसे बस एक सही वायर कट करनी है। तो काफी सोचने के बाद वो रेड वायर कट करता है। ओह, टाइम 4 सेकंड में रुक जाता है दोस्तों, यानी उसने सक्सेसफुली डिफ्यूज कर दिया है बॉम्ब को। इसके बाद वो कंटेनर के अंदर जाता है तो बिल्कुल हैरान, क्योंकि वहाँ बेला तो है ही नहीं। वहाँ बस दोस्तों एक लैपटॉप रखा होता है जिसमें बेला की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। साथ ही दोस्तों टेबल पे वो लकी चार्म रखा होता है जिसे पार्क ने बेला को अपने पास रखने को कहा था। अब इससे पहले कि पार्क कुछ समझ पाता, उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और दोस्तों कॉल पे वही बैड एजेंट होता है जो पार्क की तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हें, 1 मिनट से भी कम वक्त में तुमने डिफ्यूज कर दिया बॉम्ब को। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, आज रात तक तुम मुझे फर्स्ट वुड कार्विंग और ऑक्शन रिंग ला कर दोगे, वरना बेला की जान चली जाएगी। दोस्तों इससे गुस्सा होकर पार्क उस लैपटॉप को वहीं शूट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्वाट टीम आकर पार्क को निशाने पे ले लेती है। तभी जल्दी से एनआईएस मैनेजर भी वहाँ पर आकर बोलता है कि गन नीचे करो, ये हमारा ही बंदा है। इसके बाद एनआईएस के सीनियर मैनेजर पार्क को कॉल करके कहते हैं कि तुम अभी बीच में मत पड़ो, क्योंकि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो एनआईएस के डायरेक्टर भी रिस्क में आ जाएंगे। दूसरी ओर दोस्तों सैम को समझ आ जाता है कि जेम्स का बॉडीगार्ड एक एनआईएस एजेंट है। साथ ही उसे अपने पीए से पता चलता है कि उसकी वाइफ टेजा जेम्स और एक एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में कास्ट कर रही है, और ये पहली बार होगा जब जेम्स को, जो कि एक्शन हीरो है, किसी लव स्टोरी वाली फिल्म में काम करते हुए दिखेगा। इसलिए दोस्तों जेम्स भी अपना स्किन केयर कर रहा होता है ताकि वो स्क्रीन पे गुड लुकिंग दिखे। वहीं सैम टीजा को अपने बेटे और जेम्स के साथ वाली फोटो को लेकर कन्फ्रंट करता है। वो बताती है कि अरे वो बस एक कोइंसिडेंस था, मगर दोस्तों सैम उस पर काफी गुस्सा करता है और वो कुछ दिनों के लिए टीजा का घर से बाहर निकलना ही बंद करवा देता है। फिर उसकी फिल्म में जो कंपनी पैसे लगा रही थी उसके सीईओ से कहकर वो फंडिंग भी बंद करवा देता है। दूसरी ओर दोस्तों बेला के डैड कॉल पे पार्क को मिलने बुलाते हैं और ऑक्शन रिंग की स्केच देकर ठीक वैसी ही रिंग बनवाने को कहते हैं। अब दोस्तों रियल रिंग तो उनके पास होती नहीं, तो वो फेक रिंग बनवा कर सभी को देना चाहते हैं ताकि वो एक से नहीं बल्कि कई लोगों से प्रॉफिट कमा पाए। दोस्तों पार्क तो ये सारी चीज समझ जाता है, पर दोस्तों बेला के पापा को नहीं पता कि ऐसी 400 बीसी करने पर उनकी जान जा सकती है। इसलिए पार्क उनको डांट कर इन सारी चीजों से दूर रहने को कहता है। इसके बाद वो बैड एजेंट बेला के मुंह से टैप वगैरह हटाकर उसे बताता है, मैं एनआईएस से हूँ। वो रिंग जो तुम्हें तुम्हारे डैड ने दी थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया है बल्कि तुम्हें सिक्योरिटी दे रहा हूँ। फिर दोस्तों वो बेला के मन में पार्क को लेकर जहर घोलने लग जाता है कि वो बहुत ही बुरा आदमी है, उसे प्यार वगैरह से कोई मतलब नहीं, बल्कि वो तो अपने गोल को पाने के लिए बस तुम्हारा यूज कर रहा है। उसका पहला टारगेट जेम्स था। अपनी जान पर खेलकर उसने जेम्स की जान बचाई और उसका भरोसा जीता ताकि उसे चेयरमैन विक्टर के मैंशन में एंट्री मिल जाए। बेला भी दोस्तों सारी चीजें याद करती है और उसे बैड एजेंट की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन भी हो जाता है, मगर वो सारी चीजें एक बार कंफर्म करना चाहती है, इसीलिए वो अपना फोन मांगती है, मगर उसे दिया नहीं जाता। इसके बाद जब बेला को रूम में अकेले छोड़कर वो चले जाते हैं ना, तो बेला अपने हेयर पिन से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर बैड एजेंट के लोग उसको पकड़कर वापस उसी रूम में लॉक कर देते हैं दोस्तों। मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि इस दौरान बेला ने एक आदमी के फोन पे हाथ साफ कर दिया था। तो वो जल्दी से जेम्स को कॉल करके बताती है कि मुझे अगवा कर लिया गया है, ये लोग खुद को एनआईएस बता रहे हैं, पर मुझे इन पर यकीन नहीं हो रहा। तभी दोस्तों बैड एजेंट आकर बेला से फोन छीन लेता है। वहीं पार्क को दिखाते हैं, उसे पता चल जाता है कि इन सब में कांग्रेसमैन किम भी मिला हुआ है, इसीलिए वो पार्किंग एरिया में किम के बॉडीगार्ड्स को मार पीट कर साइड कर देता है और फिर किम पर गन पॉइंट करके उससे पता लगाता है कि बेला को अगवा करके कहाँ रखा गया है। अब दोस्तों वो जब उस जगह जा ही रहा होता है ना, तभी जेम्स पार्क को कॉल करता है, पर वो उठाता नहीं। जल्दी स्वाट टीम बैड एजेंट के अड्डे पे पहुंच जाती है, मगर किसी ने खबर लेकर दी थी दोस्तों, इसलिए बैड एजेंट बेला को लेकर वहां से फरार हो गया था। अब वो पार्क को कॉल करके 1 घंटे का मोहलत देता है, साथ ही वार्निंग भी देता है कि अगर इस बार होशियारी की तो मैं बेला को सच में मार दूंगा। और इसके बाद इंटरनल अफेयर्स के ऑफिसर कांग्रेसमैन किम के कहने पर एनआईएस सीनियर मैनेजर के पास पहुंच जाते हैं पूछताछ करने के लिए, पर वो इंटरनल अफेयर्स ऑफिसर के साथ कुछ भी शेयर करने से साफ मना कर देता है। दूसरी ओर दोस्तों पार्क वुड कार्विंग लेने के लिए अपने घर पर आता है। वहाँ उसे जेम्स मिल जाता है, मगर अंधेरे की वजह से वो जेम्स को पहचान नहीं पाता और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। जेम्स उसे तुरंत बताता है कि अरे ये मैं हूँ जेम्स, और तुम गन वगैरह के साथ क्या कर रहे हो। बेला भी अगवा हो गई है, आखिर चल क्या रहा है, तुम हो कौन।
और तब जल्दी से पार्क उसे अपने NIS ऑफिसर होने की बात बता देता है दोस्तों। जेम्स को बड़ा गुस्सा आता है कि इतने दिनों से तुम मुझे बुद्धू बना रहे थे। वो दोस्तों एक तमाचा भी लगाता है उसे, पर फिर वो बेला को बचाने में पार्क का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जेम्स भी मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होता है। इसलिए सबसे पहले जेम्स बताए हुए लोकेशन पर पहुंचकर बैड एजेंट के आदमियों को ऑक्शन रिंग दे देता है। वो फर्स्ट वुड कार्विंग भी मांगते हैं, तो उसको देने से पहले जेम्स देखना चाहता है कि बेला ठीक तो है कि नहीं। दूसरी ओर बैड एजेंट बेला को गन पॉइंट पर किए हुए होता है, वो उसे किसी भी वक्त शूट कर सकता है। तभी पार्क दोस्तों वहां पर हीरो की तरह विंडो ग्लास तोड़कर एंट्री मारता है और बैड एजेंट पे सीधा हमला। अंदर से अजीब सी आवाज आने के बाद बैड एजेंट के आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इतने में जेम्स उनसे फाइट शुरू कर देता है दोस्तों। बाहर तो वो अकेले इतने सारे लोगों से फाइट कर रहा होता है, वहीं अंदर पार्क 1-on-1 बैड एजेंट से फाइट कर रहा होता है। एक जबरदस्त फाइटिंग सीन देखने के बाद अब बैड एजेंट पार्क को नाइफ से स्टैब कर देता है। उसे ब्लीडिंग होने लग जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और बैड एजेंट पे जोरदार हमला करता है। एक वक्त तो ऐसा आता है कि वो बैड एजेंट को जान से मारने वाला होता है, मगर बेला उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद बैड एजेंट को बांधने के बाद पार्क बेला का रस्सी खोलने वाला होता है, तभी उसे जेम्स के खराने की आवाज आती है। क्योंकि इतने सारे लोग अब जेम्स पर भारी पड़ रहे होते हैं दोस्तों, इसलिए पार्क जाकर पहले जेम्स की मदद करता है, फिर दोनों मिलकर सभी की पिटाई मस्त तरीके से करते हैं। और इसके बाद वहां पर स्वाट टीम भी पहुंच जाती है, तो वो बैड एजेंट और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जेम्स जल्दी से जाकर बेला को आजाद करता है। बेला के हाथों में दोस्तों रस्सी के दाग हो गए होते हैं और ये देखकर जेम्स को बेला की बड़ी चिंता भी होती है। फिर इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां इलाज के बाद NIS मैनेजर इनसे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट पे साइन करवाना चाहता है, ताकि ये सारी बात आम लोगों को पता ना चल पाए। मगर बेला इस पे साइन करने से पहले पार्क से मिलना चाहती है। उसके मन में क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, जिसका जवाब वो सिर्फ पार्क से सुनना चाहती है, इसलिए उसको पार्क से मिलवा लिया जाता है, जहाँ पार्क उसे बताता है कि देखो मैं NIS से हूँ और मैं एक मिशन पे था एक्चुअली। अब मेरा मिशन पूरा हो गया है, इसलिए मैं अब गायब हो जाऊंगा, तुम बस इस पेपर पे साइन कर दो। बेला बेचारी उदास होते हुए कहती है कि मतलब इतने दिनों से तुम मेरे साथ एक्टिंग कर रहे थे, मुझे सच में बहुत ही ठगा हुआ महसूस लग रहा है। खैर तुम्हारे कहने पर मैं इन पेपर्स पर साइन कर देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम रात भर आराम से सोचो और हम इस बात को कल कंटिन्यू करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी फीलिंग्स 100% रियल थी। तुम कब समझोगे ये बात, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। दोस्तों इसके बाद बेला अपने घर जाती है, जहाँ उसके डैड काफी परेशान होते हैं। वो पूछते हैं कि अरे तुम कहाँ थी दिन भर, तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। बेला कहती है हाँ मैं ठीक हूँ डैड, मुझे बस आपसे ये कहना था कि आप इस रिंग को भूल जाइए। दोस्तों ये सुनते ही उन्हें तो रिंग के बारे में फिर से याद आ जाता है और वो कहते हैं कि अरे कैसे भूल जाऊं, उस रिंग का सौदा करके मैं तुम्हारे लिए अपार्टमेंट लेने वाला था। तभी बेला चिढ़ते हुए कहती है वो रिंग आपकी नहीं थी, आपको पता भी है वो कितनी खतरनाक चीज है, आपकी जान को खतरा है उससे। फिर दोस्तों वो अपने रूम में जाकर पार्क के साथ बिताए हुए अच्छे लम्हों को याद करती है। दूसरी ओर पार्क का भी यही हाल होता है। अब अगली सुबह बेला जल्दी से पार्क के एड्रेस पर जाती है, पर उसको वो जगह खाली दिखती है दोस्तों, जिससे वो काफी उदास होकर कहती है अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुमने मुझे धोखा दे दिया है क्या? सॉरी बोलने के लिए तो रुकना चाहिए था ना, अरे तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे थैंक यू बोलने का मौका तो देना चाहिए था ना। फिर दोस्तों वो इस तरह रोने लग जाती है और यही चीज पार्क CCTV में देख रहा होता है, जिससे उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी ओर दोस्तों जेम्स की चोट देखकर उसके टीम मेंबर्स पूछते हैं कि अरे क्या हुआ, पर वो सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि उसने भी कॉन्फिडेंशियलिटी पेपर पर साइन कर दिया था। इसलिए वो बात को घुमा फिरा देता है कि बस यूं ही लग गई चोट, और बताता है कि पार्क ने काम छोड़ दिया है, वो अब से नहीं आएगा, जिससे उसके टीम मेंबर्स को लगता है कि जेम्स को जरूर पार्क नहीं मारा होगा। लगता है इन दोनों की जरूर किसी बात पर लड़ाई हुई होगी और पार्क ने इसको पीट दिया। लेकिन दोस्तों इससे जेम्स को काफी इरिटेशन होती है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। कुछ देर में अपने आंसू छुपाते हुए बेला वहां पर पहुंच जाती है, पर वो जेम्स को देखकर रो पड़ती है और कहती है मुझे एक गन खरीद दो, मैं उस पार्क के बच्चे को मारना चाहती हूँ। वो बिना एक सॉरी बोले हुए आराम से भाग गया यार। जेम्स को बेला के लिए बहुत बुरा लगता है दोस्तों, मगर वो जानता है कि दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि पार्क का काम खतरों से भरा हुआ है और वो बेला को स्टेबल लाइफ नहीं दे पाएगा। दूसरी ओर चाइना में हम एक अधेड़ उम्र के बिजनेसमैन को एक हॉट सी लड़की के साथ ब्लैक ऑक्शन के लिए एंट्री करते हुए देखते हैं, एंड उसके रिंग को स्कैन करने के बाद दोस्तों उसे एक ब्लैक बॉक्स दिया जाता है, जिसमें ब्लैक ऑक्शन का इनविटेशन कार्ड होता है। उसे लेने के बाद वो होटल रूम के अंदर जाता है, पर पता है क्या दोस्तों, वो ना अपना मास्क उतारता है और तब हमें पता चलता है कि ये तो अपना पार्क है, जो सेकंड वुड कार्विंग को पाने के लिए अधेड़ उम्र के आदमी के वेश में यहाँ घूम रहा है। तो इनविटेशन पाने के बाद वो वापस कोरिया आ जाता है। इनविटेशन के साथ साथ उस बॉक्स में दोस्तों एक पेन ड्राइव भी होती है, जिसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, जिसमें अब इन्हें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए फी पे करना है।
जो कि होती है $5 मिलियन, और इसका इंतजाम करना तो NIS के लिए भी काफी मुश्किल काम होता है, मगर फिर भी NIS सीनियर मैनेजर इसका इंतजाम करने में जुट जाते हैं। इसके बाद NIS वाले बैड एजेंट से पूछताछ करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलता, सिर्फ कैमरे की तरफ देखता रहता है। पार्क भी नोटिस करता है कि ये बैड एजेंट अपने हैंड्स को एक रिदम में हिला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को मैसेज कन्वे कर रहा है। उस मैसेज को पार्क दोस्तों डिकोड कर लेता है और वो एक GPS कोऑर्डिनेट बता रहा होता है, यानी ये कोई लोकेशन है दोस्तों जिसे वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। और उस लोकेशन में ऐसी क्या खास बात है, यही जानने के लिए NIS मैनेजर तुरंत वहां से निकल पड़ता है। तब जेम्स पार्क से मिलने पहुंच जाता है यहाँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि NIS वाले तुम्हें अच्छी सैलरी देते होंगे, पर फिर भी मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी का डबल अमाउंट भी पे करने को तैयार हूँ। दरअसल हम लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं, खास करके मैं और बेला। मगर दोस्तों पार्क उनका ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है और साथ ही उन्हें दोबारा यहाँ आने से भी मना कर देता है। इसके बाद NIS मैनेजर अपने सीनियर मैनेजर को कॉल करके बताता है, सुनो, हमें इस जगह पे एजेंट यून की लाश मिली है। हालांकि लाश तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, मगर ID और हाइट वगैरह देखकर ये लाश पक्का एजेंट यून की ही लग रही है। पर हाँ, हम इसकी मेडिकली जांच करवाएंगे पहले। वैसे मैंने यहाँ पर मीडिया वालों को भी बुला लिया है ताकि ये सैम या कांग्रेसमैन किम इस केस में अपनी टांग ना अड़ाए। अब दोस्तों न्यूज में खबर देखकर सैम को बड़ा अफसोस होता है। उसे लगता है कि मुझे बैड एजेंट का काम तमाम कर देना चाहिए था, क्योंकि वो अपना काम कभी भी ठीक से नहीं कर पाया। उसने हमें वैसे भी एक भी वुड कार्विंग लाकर नहीं दी है और उल्टा एजेंट यून की लाश का पता भी बता दिया। बताओ। अब दोस्तों वो इस बारे में कांग्रेसमैन किम से बात करता है तो वो कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, एजेंट यून का केस कत्ल का है। एक बार कातिल पुलिस को मिल जाएगा तो वो ये केस क्लोज कर देंगे। और दोस्तों वो यहाँ पर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करके गोल्ड फिंगर को एजेंट यून के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट करवा लेते हैं। गोल्ड फिंगर पता है ना कौन? बेला के पप्पा। और जब इन सब का पता बेला को चलता है ना, तो वो जेम्स के साथ NIS मैनेजर से मिलने चाहती है और उनसे कहती है कि मेरे डैड 420 इंसान हैं, वो धोखाधड़ी कर सकते हैं मगर किसी की जान नहीं ले सकते। NIS मैनेजर कहते हैं कि देखो ये केस पुलिस हैंडल कर रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ अगर तुम्हारे डैड निर्दोष हैं तो वो छूट जाएंगे। दूसरी ओर दोस्तों पार्क कैमरा ऑफ करने के बाद बैड एजेंट से मिलता है और जानना चाहता है कि उसने एजेंट यून की लाश का पता क्यों बताया, आखिर वो चाहता क्या है। दरअसल दोस्तों जब बैड एजेंट अरेस्ट हुआ तो सैम और कांग्रेसमैन किम दोनों ने ही उसका साथ छोड़ दिया था, इसीलिए अब वो उन्हें बर्बाद करना चाहता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि एजेंट यून का असली कातिल कौन है, पर इसे बताने के बदले मैं किसी की मौत चाहता हूँ, और वो किसकी मौत चाहता है यह हमें बस आगे पता चलने वाला है। पर दोस्तों यहाँ अब कांग्रेसमैन किम और सैम भी चुप थोड़ी बैठने वाले थे, वो भी एक और चाल चलते हैं जिसकी वजह से NIS के सीनियर मैनेजर को काम से ही सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं जूनियर मैनेजर को करप्शन के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। काफी सारी फाइल चेक करने के बाद भी उन्हें जूनियर मैनेजर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा होता है। दूसरी ओर बैड एजेंट पुलिस की गिरफ्त से भागकर कांग्रेसमैन किम को कॉल करता है और एक लास्ट चांस मांगता है। इधर दोस्तों बेला अपने डैड के लिए काफी परेशान हो रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे अपने डैड को बचाऊं। हालांकि दोस्तों जेम्स उसके साथ होता है। वो महंगे से महंगे लॉयर को हायर करने की बात करता है, मगर ये काफी नहीं होने वाला था, इसलिए वो बेला को पार्क के पास लेकर जाता है। मिलते ही पहले तो वो पार्क को मारती है और बहुत सुनाती भी है, फिर वो सारी सिचुएशन समझाकर उससे हेल्प मांगती है, मगर इसमें हेल्प करने के बदले वो 5 मिलियन की मांग करता है दोस्तों, क्योंकि उसके जो सीनियर थे उनमें से एक तो अरेस्ट हो चुका और दूसरे को सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए अब उसे ऑक्शन फी के लिए कोई भी 5 मिलियन देने वाला नहीं था। अब पहले तो जेम्स को लगता है कि 5 मिलियन वॉन की बात हो रही है तो वो खुशी खुशी हाँ कर देता है, पर जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर $5 मिलियन की बात हो रही है, यानी कि 6 बिलियन वॉन की, तो जेम्स का गला भी सूख जाता है दोस्तों। पर फिर भी वो कहता है कि बेला मेरी फैमिली की तरह है और फैमिली के लिए ही तो पैसे कमाए जाते हैं ताकि बुरे वक्त में उनकी मदद की जाए। हालांकि दोस्तों बेला तो ऐसा करने से मना करती है, पर वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अरे वो कौन? जेम्स, पता है ना। दूसरी ओर कांग्रेसमैन किम जूनियर मैनेजर को अपने साथ हाथ मिलाने के लिए कहता है और यहाँ सैम सीनियर मैनेजर से वुड कार्विंग मांगता है। इसके बदले वो कहता है कि अगर तुमने मुझे वुड क्रेविंग दे दी तो मैं तुम्हें NIS का डायरेक्टर बना दूंगा। मगर दोस्तों दोनों ही इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ जेम्स तो पैसे देने को तैयार है पार्क को, मगर बेला को अब पार्क पे भरोसा ही नहीं होता, इसलिए वो चाहती है कि पैसों के बदले उसे कुछ गिरवी रखना चाहिए। इसलिए वो दोबारा पार्क के पास जाती है और एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन करवा जाती है, जिसके मुताबिक पार्क को बॉडीगार्ड वाली ड्यूटी वापस से ज्वाइन करनी होगी और अपने एक एक पल का हिसाब देना होगा।
अगर उसने एग्रीमेंट ब्रीच किया तो वो उसके फोटो के साथ NIS की सारी चीजें पब्लिक कर देगी। अब दोस्तों पार्क को पैसे की सख्त जरूरत होती है, इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है और अगले दिन से वो काम ज्वाइन कर लेता है। साथ ही जेम्स से पैसे लेकर ऑक्शन के लिए जमा भी कर देता है। अब अगले सीन में बेला और जेम्स ब्लैक ऑक्शन में जाते हैं दोस्तों। रिंग पहने होने की वजह से जेम्स को एंट्री मिल जाती है। वहीं पार्क CCTV कैमरा से उन पर नजर रखे होता है। ऑक्शन के दौरान बहुत सी इलीगल चीजों की नीलामी होती है और जब सेकंड वुड कार्विंग की बारी आती है ना, तो पार्क जेम्स को बिड लगाने के लिए कहता है और बिड लगाने वालों के पास एक टैब होती है, उसमें अमाउंट डालकर सभी बिड्स लगा रहे होते हैं। जेम्स को तो लग रहा होता है कि वो आसानी से बिड जीत जाएगा, मगर वहाँ दोस्तों सैम का एक आदमी भी आया होता है और वो बार बार अपनी बोली सेकंड वुड कार्विंग पे बढ़ाया जा रहा होता है, जिससे जेम्स को बड़ी टेंशन हो जाती है कि क्या करें। और आखिर में उसके पास 5 मिलियन में से सिर्फ 1 मिलियन बचता है। वो सोचता है कि अगर उस बंदे ने 5 मिलियन से ज्यादा की बोली लगा दी तो ये तो गया हाथ से। तभी पार्क बेला से कहता है कि प्लान B फॉलो करो। और एक फ्लैशबैक से दोस्तों हमें पता चलता है कि पार्क ने अंदाजा लगा लिया था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इसीलिए उसने बेला को एक छोटी सी जैमर दे के रखी हुई थी, जिसके 1 मीटर के रेडियस पर सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काम करना बंद कर देंगे। बेला उठती है और सैम के आदमी के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है और जब नीलामी बंद होने में सिर्फ 10 सेकंड का टाइम बचता है तो बेला वो जैमर ऑन कर देती है और जेम्स को इशारा कर देती है, जिससे वो 5 मिलियन की बोली लगा देता है। उसी वक्त दोस्तों गार्ड्स बेला को हटने के लिए बोलते हैं, पर वो नहीं मानती। वो कहती है मुझे एक क्वेश्चन करना है। तभी गार्ड्स उसे जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। बेला किसी भी तरह 10 सेकंड का टाइम बर्बाद करना चाह रही थी और दोस्तों जेम्स का बिड लॉक हो जाता है, वो विनर बन जाता है। जिसके बाद उस रिंग को दिखाने पर उसे एक होटल रूम की चाबी मिलती है जिसमें सेकंड वुड कार्विंग रखी होती है। बेला उसको लेने के लिए जाती है, पर सैम के 2 बंदे दोस्तों उसके पीछे पड़ जाते हैं और तब पार्क उनको बचाने के लिए वहां आता है। मगर वहां पर ये बैड एजेंट भी होता है। वो पता नहीं कहां से आ गया था। वो बेला से वुड कार्विंग का बैग छीनकर वहां से भाग जाता है, लेकिन तब सैम के आदमी उसके सामने आ जाते हैं और तभी पार्क भी आ जाता है। तब ये दोनों मिलकर पहले सैम के बंदों की पिटाई करते हैं, फिर बैड एजेंट तो भाग जाता है वहां से। वो होटल के एक हिस्से में चला जाता है जहां CCTV होता ही नहीं और वहां पर जाने पर वो बैग को पार्क के हवाले कर देता है। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि जिस वक्त बैड एजेंट ने पार्क से बात की थी तो उसने कहा था मुझे किसी की मौत चाहिए, इसके बदले में मैं बेला के डैड की बेगुनाही का सबूत दे सकता हूँ। इसलिए जब वो वुड कार्विंग लेने के लिए बेला के रूम में घुसा था तो उसने उसे एक पेन ड्राइव दे दिया था जिसमें एजेंट यून के असली कातिल का सबूत था। और फिर कुछ ही देर में पार्क वुड कार्विंग को लेकर चला जाता है, बाइक से भाग जाता है और फिर उसका पीछा करने के लिए बैड एजेंट दोस्तों एक कार में बैठता है। मतलब वो इस तरह से दिखा रहा होता है जैसे वो पार्क का पीछा कर रहा है और फिर उसके पीछे सैम के बंदे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनके सामने होता यह है कि बैड एजेंट की कार हो जाती है ब्लास्ट। यानी पार्क ने अपने स्टाइल यूज करके दुनिया की नजरों में बैड एजेंट को मार दिया ताकि वो आराम से किसी दूसरी जगह पर आराम से एक नॉर्मल लाइफ बिता पाए। और जब सैम को पता चलता है कि उसके हाथ से सेकंड वुड कार्विंग भी निकल गई और बैड एजेंट भी मारा गया तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वाइन का गिलास गुस्से में फेंक कर तोड़ देता है। दोस्तों अब कार ब्लास्ट हो जाने के बाद उस होटल के बाहर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाती है। ये मुद्दा दोस्तों मीडिया भी कवर करती है। दूसरी ओर पार्क तो बैड एजेंट के साथ होता है और कहता है कि सुनो, एक बार मैं सारे वुड कार्विंग हासिल कर लूं तब तक तुम्हें जिंदा रहना है, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा पुलिस के हवाले कर दूंगा। बैड एजेंट भी कहता है कि मुझे तो किसी भी हाल में जिंदा रहना ही है, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे जो हैं। दरअसल दोस्तों बैड एजेंट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक बच्ची को इस दुनिया में लाया था जो कि स्पेशली एबल्ड है और उसे पता भी नहीं कि उसके डैड कौन है। बैड एजेंट ने अपनी इस छोटी सी फैमिली को दुनिया से छिपा के रखा हुआ है और इस बारे में सैम या कांग्रेसमैन को नहीं पता। दोस्तों अभी बैड एजेंट ये भी कहता है कि तुम लाई डिटेक्टर को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं, तुम्हारी आंखों में मुझे बेला के लिए प्यार साफ दिखाई देता है। यहाँ पर दोस्तों पार्क कुछ नहीं बोलता। फिर वो बैड एजेंट की सारी स्टोरी जाकर बेला और जेम्स को सुनाता है, पर अब इन्हें पार्क पे दोस्तों पहले जैसा ट्रस्ट नहीं होता। इन्हें लग रहा होता है कि पता नहीं ये सच बोल भी रहा है या झूठ। तभी पार्क सेकंड वुड कार्विंग को खोलकर उसमें से सेकंड की निकाल लेता है। फिर वो दोनों वुड कार्विंग जेम्स को दे देता है। दरअसल वो वुड कार्विंग महंगी होती है, हर वुड कार्विंग की कीमत $2 मिलियन है, यानी कि 5 मिलियन देने के बदले जेम्स को $4 मिलियन की चीज मिल चुकी है। दोस्तों पर बेला कहती है कि देखो अभी भी 1 मिलियन की शॉर्टेज है। पार्क कहता है कि जैसे ही NIS डायरेक्टर मुझे पैसा देगा मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। पर जेम्स उन दोनों वुड कार्विंग से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस हो जाता है। वो उन्हें अपने साथ बिस्तर पे लेकर सोता है क्योंकि इसी के जरिए उसे अपने $5 मिलियन वापस मिलने वाले हैं। फिर पार्क NIS सीनियर मैनेजर को जाकर वो USB ड्राइव दे देता है
जिससे ये साबित हो जाएगा कि बेला के डैड निर्दोष हैं और इसके बाद पार्क अपने थर्ड वुड कार्विंग मिशन के लिए निकल सकता है। लेकिन दोस्तों तब सीनियर मैनेजर उसे बताते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे डायरेक्टर थर्ड वुड कार्विंग को लेने के लिए खुद म्यांमार गए हुए हैं। अब इधर सैम कांग्रेसमैन किम को कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें पूरे एनआईएस पे कब्जा करना होगा। इसके लिए हमें करंट एनआईएस डायरेक्टर को या तो खरीदना होगा या उसकी जगह हमारे किसी बंदे को अपॉइंट करना होगा। अब यही एक तरीका है जिससे हम तीनों वुड कार्विंग हासिल कर सकते हैं, पर यह तभी हो सकता है जब हम एनआईएस पे दबाव डालेंगे। इसलिए एक काम करो, बैड एजेंट की मौत को आतंकवादी का नाम बता दो। और दोस्तों जूनियर मैनेजर के खिलाफ करप्शन को तो ये लोग साबित नहीं कर पाए थे, इसीलिए उसे फंसाने के लिए ये जूनियर मैनेजर को आतंकवादी से मिला हुआ साबित करने पे तुले हुए हैं। और इनका कहना होता है कि जब बैड एजेंट की इंटेरोगेशन चल रही थी तो उस दौरान 5 मिनट के लिए जो सीसीटीवी ऑफ हुआ था वो जूनियर मैनेजर नहीं किया था। तभी दोस्तों जूनियर मैनेजर को याद आता है कि उस वक्त तो सीसीटीवी पार्क ने ऑफ किया था, पर वो ये बात इनको बता नहीं सकता, इसीलिए ये बेचारा फंस जाता है दोस्तों यहाँ पर। साथ ही कांग्रेसमैन किम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह देता है कि बैड एजेंट की मौत आतंकवादियों की वजह से हुई है और आतंकवादियों को संभालने का काम एनआईएस का होता है, यानी एनआईएस ने अपना काम सही से नहीं किया। अगले दिन दोस्तों बेला पार्क के साथ अपने डैड को जेल से रिसीव करने चाहती है, पर पार्क को देखकर उनका पारा हाई हो जाता है क्योंकि उसने लास्ट टाइम उनसे बहुत ही रूड वे में बात की थी और अब बेला उन्हें बताना चाहती है कि पार्क की वजह से ही आप रिहा हुए हैं, मगर पार्क उसे इशारा करके ऐसा करने से रोक देता है। वो बेला के डैड को बस यही उम्मीद दिलाना चाहता है कि उन्हें तो कांग्रेसमैन किम ने छुड़ाया है। आगे दोस्तों बेला पार्क को वो लकी चार्म दिखाते हुए कहती है कि ये भी तुम्हारी तरह फेक है ना। वो कहता है कि नहीं, इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, ये मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम जहाँ भी रहो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ पाऊँ। ये जानकर बेला हैरान हो जाती है कि अच्छा। वो थोड़ा सोचती है और फिर वो लकी चार्म वापस पार्क को देते हुए कहती है अब से तुम इसे अपने पास रखो, समझे, और मेरी फोन में ऐसे सेटिंग करो ताकि मुझे पता रहे कि तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम भाग गए तो। इसलिए दोस्तों पार्क भी राजी हो जाता है, पर यहाँ जेम्स की अलग ही शर्त होती है कि अब से पार्क हमेशा मेरे साथ रहेगा क्योंकि अब कांग्रेसमैन किम मीडिया में एनआईएस डायरेक्टर को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो जेम्स के पैसे तो डूब जाएंगे। हालांकि उसके पास गिरवी के तौर पर वो 2 वुड कार्विंग है, मगर वो कल्चरल प्रॉपर्टी है, उसे लीगली बेचा नहीं जा सकता और ब्लैक ऑक्शन में बेचने के लिए उसे 1 साल का वेट करना होगा। अब अगले दिन की बात है, पार्क बेला के कहने पर जोंगोरो से जोंगोरो कॉफी लेने गया होता है। तभी एक एनआईएस एजेंट जो कि सैम के इशारों पे काम करता है वो जेम्स के घर आकर उससे पूछताछ करने लग जाता है। दरअसल दोस्तों वो जेम्स को भी आतंकवादी केस में फंसाना चाह रहा होता है। उसका कहना होता है कि हमें शक है कि पार्क आतंकवादियों से मिला हुआ है और वो आपके लिए बॉडीगार्ड का काम करता है। तब बेला जेम्स को शॉकिंग रिएक्शन देने को कहती है जैसे हमें तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ है। वो किसी तरह दोस्तों उस एजेंट को वहाँ से भेज देते हैं। फिर जब पार्क आता है तो जेम्स उसे बिठाकर काफी सुनाता भी है कि देखो तुम्हारी वजह से हम सब फंसने वाले हैं, तुम एनआईएस वालों का आम पब्लिक को परेशान करने के अलावा और कोई काम भी है क्या। पास में दोस्तों बेला बैठी हुई होती है और जेम्स के बाकी के टीम मेंबर्स दूसरे रूम से देख रहे होते हैं कि पार्क डांट खा रहा है, तो उन्हें लगता है कि पार्क और बेला के बीच अफेयर चल रहा है जिसका पता अब जेम्स को चल गया और इसीलिए वो उन दोनों को डांट रहा है। इसके बाद सीनियर मैनेजर पार्क से मिलकर बताता है कि कांग्रेसमैन किम हर तरह से हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। वो तो मुझे अंडरकवर एजेंट की लिस्ट जारी कर देने को कह रहा है और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो जितने भी बुरे लोगों का काम तुमने तमाम किया वो सारे तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। पार्क कहता है कि नहीं वो तो मैं देख लूंगा, पर आप ये बताइए 5 मिलियन का क्या हुआ। तो सीनियर मैनेजर कहता है कि उसके बारे में अभी कुछ दिन भूल जाओ, तुम नॉर्मली जेम्स के बॉडीगार्ड के तौर पर काम करो। इससे दोस्तों पार्क का दिमाग खराब हो जाता है कि अब मैं जेम्स को क्या जवाब दूंगा, पर फिर भी वो हिम्मत करके उन्हें सारी सच्चाई बता देता है जिससे जेम्स समझ जाता है कि बस अब मेरे पैसे इतनी आसानी से वापस नहीं आने वाले, लगता है तब तक मुझे नए पैसे कमाने पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए दोस्तों वो एक न्यू मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर देता है जिसमें अब वो विलन का रोल करेगा। उसे बेला पसंद आ जाती है और वो फुल ऑन उस पे लाइन भी मारता है जिससे पार्क को बड़ी जेलसी होती है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। साथ ही वो सैम का एनआईएस वाला बंदा जेम्स और उसकी पूरी टीम पे नजर रखे होता है और इस फिराक में है कि कहीं ये कोई भी गलती करे तो मैं इनको फंसा लूं। अगले सीन में दोस्तों एनआईएस के डायरेक्टर को म्यांमार से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है, यानी कि उन्हें थर्ड वुड कार्विंग नहीं मिल पाई थी। काफी परेशान होते हैं क्योंकि सैम ने उन्हें बुरी तरह फंसा दिया होता है। इसीलिए वो सीनियर मैनेजर से कहते हैं कि मैं सैम का साथ नहीं दे सकता, मैं रिजाइन करने वाला हूँ। जिससे दोस्तों सीनियर मैनेजर को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपना गन सेट करके सैम को मिलने बुलाता है क्योंकि वो अब सैम को मारकर सारा किस्सा ही खत्म करना चाहता है। दूसरी ओर पार्क बेला को घर छोड़ने जा रहा होता है, मगर वो नोटिस करता है कि सैम का एजेंट भी उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वो बेला से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है जिससे बेला उसे किस भी कर लेती है, पर जब वो पीछे हटती है तो पार्क उसे किस कर लेता है दोस्तों और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है, जिससे अब उस एजेंट का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ फंस गया। और यहीं पर दोस्तों इसका पार्ट 3 खत्म होता है। अब आगे कहानी कैसे चलेगी इसके लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। मिलते हैं उसमें, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली
थैंक्स फॉर वॉचिंग।